हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग वेल। सो आज हम आ चुके हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ, एक नए लेसन की शुरुआत करने, जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में। इंडिया की जो इतनी भिन्नता है, एकता में अखंडता जो हम बोलते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। लास्ट तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में। इसमें अपन कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी शेयर करेंगे और कुछ हम टेस्टी टेस्टी फूड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमें इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। ठीक है, तो आप लोगों ने, जैसे कि आप किसी भी इंडिया के किसी भी रीजन में रहते हों, या किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हों, किसी भी रेस कास्ट से बिलोंग करते हों, इंडिया की डाइवर्सिटी अभी तक आपने कुछ कुछ देख ली होगी, कुछ कुछ ऑब्जर्व कर ली होगी। तो ये कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के बारे में, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट हम कुछ कुछ देखने वाले हैं इस चैप्टर में पूरे में। ठीक है, तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बात से शुरुआत करते हैं। ओ ग्रांट मी माई प्रेयर that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many। मतलब मैं अपना पर्सनल टच नहीं भूलूं, जितना भी इतने सारे बहुत सारे लोगों में जो मेरा टच है वो मुझे मिलता रहे, या मैं वो अनुभव करता रहूं, वो मुझे अच्छे से प्राप्त होता रहे, उसके बारे में बोला है। फिर सर अरविंदो घोष की एक और लाइन है, जो कि ये जो मैं लेके आता हूँ ना, काफी सारे लोग पूछ भी रहे थे ये सर आप कहाँ से लिखते हैं। तो जब आप चैप्टर की ओपनिंग करेंगे ना, तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे ही आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सेकंड है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो सिद्धांत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, विच हैज ऑलवेज बीन नॉर्मल टू एंड इट्स फुलफिलमेंट द फंडामेंटल कोर्स ऑफ हर बीइंग एंड इट्स वेरी नेचर। द मैनी इन वन वुड प्लेस हर ऑन द श्योर फाउंडेशन ऑफ हर स्वभाव और स्वधर्म। देखो यहाँ पर बेसिकली दो वर्ड का मीनिंग जानने की जरूरत है। स्वभाव, स्वभाव क्या होता है? वंस इनहेरेंट नेचर, मतलब आपका नेचर कैसा है। सिंपली हिंदी में स्वभाव बोल देना, आपका पर्सनल नेचर कैसा है, जो आपको अपने माता पिता या आप जहाँ पर रहते हैं उससे प्राप्त हुआ है, उसके बारे में। और स्वधर्म का मतलब होता है आपके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपकी इस सोसाइटी, जिस समाज में आप रह रहे हैं, उसके प्रति आपकी जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपके समाज की ओर, आपके देश की ओर जो आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपका नेचर, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में, जो ये चैप्टर रहने वाला है, इसमें हम बेसिकली तीन मेन क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं, जिनके बारे में हमें बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा। सबसे पहले है व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सबसे पहला सवाल हमारा यही होने वाला है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है इंडियन सिनेरियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता क्या है, एकता में अखंडता होता क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, अलग अलग स्टेप्स में चल के देखेंगे। इसको मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड टिल लास्ट, और लास्ट तक आपको कुछ स्टोरीज, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। सो स्टे कनेक्टेड टिल लास्ट, वो सरप्राइजेस जानने के लिए। What aspect of India's diversity are the most striking? अब जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं इंडिया डाइवर्सिटी के, वो कौन कौन से हैं जो मोस्ट इंटरेस्टिंग हैं, जो जानने आप सभी के लिए ज़रूरी हैं कि इंडिया, भाई इतना बड़ा देश है, कितनी ही डाइवर्सिटी होगी, खाने से लेकर, पहनने से लेकर, कल्चर से लेकर, आपके रिलीजन से लेकर, फेस्टिवल्स, पता नहीं कितनी ही डाइवर्सिटी है।
और इतने सारे लोग एक जगह एक साथ कैसे रह पाते हैं? इवन काफ़ी सारे स्टेट्स या काफ़ी सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ बहुत बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कोई माइग्रेंट्स होते हैं, विच मीन्स एक जगह से दूसरी जगह लोग जो जाते हैं। माइग्रेंट्स का मतलब मैं अभी बता देता हूँ। माइग्रेंट्स का मतलब होता है, मान लीजिए आप अपनी बर्थ प्लेस जो आपकी है, जहाँ आप बेसिकली रहते हैं, वहां से किसी दूसरी जगह जा रहे हैं काम करने के लिए या किसी और वजह से अगर आप जा रहे हैं तो आप क्या हो जाते हैं, माइग्रेंट्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो माइग्रेंट्स अपन देखने को मिलते हैं कैसे एक साथ इतने सारे वेरिएशंस के साथ, इतनी सारी डिफरेंट 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 चीज़ों के साथ कैसे वो एक साथ रह पाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी? अब जो जो डाइवर्सिटी हमारे पास है उसे हम यूनाइट कैसे कर पाते हैं, सभी लोग एक कैसे बन पाते हैं, कैसे रह पाते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इंडियाज डाइवर्सिटी मतलब कैसे इतनी मोस्ट इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में किस यूनिटी को, इतनी डाइवर्सिटी में भी इस यूनिटी के साथ हम कैसे रह पाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे दो वर्ड्स का मतलब। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे। अभी तो आपको सारे का मतलब पता चल रहा है, लेकिन आने वाली क्लासेस में आपको डायरेक्ट ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे और उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले है रिलीफ। रिलीफ क्या होता है, अ डिजाइन दैट स्टैंड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ पैनल। मतलब जो आपकी मेन सरफेस है उसमें अलग अलग लैंडस्केप जो हमें देखने को मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलीफ बोलते हैं। जैसे कहीं पर आपको स्टोन्स देखने को मिलेंगे, वुड, क्रेमेक और काफी सारे अलग अलग मटेरियल्स देखने को मिल जाते हैं, उसे हम बोलते हैं रिलीफ। सेकेंड वर्ड है आपका एपिक। एपिक क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म पोयम जनरली नैरेटिंग द एडवेंचर्स ऑफ हीरोज, अदर ग्रेट फिगर्स ऑफ द पास्ट। जो पास्ट के ग्रेट हीरोज हैं या फिर कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, कुछ ग्रेट फिगर्स हैं, उनके बारे में सॉरी, उनके बारे में कुछ स्टोरीज जो हमें सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपिक बोलते हैं। जैसे आप सबने पंचतंत्र के बारे में सुना होगा, जहां पर पुरानी काफी सारी स्टोरीज जो आज भी हमें इंस्पायर करती हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस के रिलेशंस के बारे में, उनके बारे में बताती हैं। तो ये क्या है, एपिक टेल्स हैं, एपिक स्टोरीज हैं, जिसको हमें हमारे दादा दादी या फिर नाना नानी या फिर आपको बुक्स के थ्रू या फिर कहीं और किसी दोस्त से, पेरेंट्स के थ्रू अक्सर कर सुनने को मिल जाती हैं। जैसे कि इसमें अगर मैं बेसिकली एक और एग्जांपल लेना चाहूँ तो रामायण और महाभारत का एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो जाननी होती हैं, हमारे ग्रंथ के रूप में भी हमें ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इंडिया, और रिच डाइवर्सिटी। इसके बारे में मैं कुछ यहाँ पर इंट्रोडक्शन रहने वाला है, ठीक है, रिच डाइवर्सिटी के बारे में। अब मान लीजिए आप ना एक पॉइंट से इंडिया के दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, जिसे हम मान लेते हैं इंडिया का ईस्ट वेस्ट ले सकते हैं, नॉर्थ साउथ ले सकते हैं। तो नॉर्थ साउथ ले लेते हैं, तो ये नॉर्दर्न पॉइंट है और ये साउदर्न पॉइंट है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करना शुरू करते हैं, तो आपको क्या क्या लगता है, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें आपको चेंज देखने को मिलेंगी, आप जहाँ पर रहते हैं उससे क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जब शुरुआत करते हैं आपके लैंडस्केप से, ठीक है, लैंडस्केप। तो आप जब नॉर्थ से डीप साउथ तक जाएंगे, टॉप नॉर्थ से डीप साउथ तक जाएंगे, तो आप ना डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलेगा। मतलब आपको स्काई टचिंग माउंटेन्स आपको नॉर्थ में देखने को मिलेंगे, आपको स्नो देखने को मिल सकती है, आइस देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो थोड़े से आपको कम ऊंचाई वाले पहाड़ देखने को मिल सकते हैं, हिल टॉप्स देखने को मिल सकते हैं, डेजर्ट देखने को मिल सकता है राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी आप देख सकते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी देख सकते हैं, माउंटेन्स भी देख सकते हैं। आपका अगर आप ईस्टर्न जोन से जा रहे हैं तो आप
वेस्टर्न जोन से जा रहे हैं या ईस्टर्न पार्ट से जा रहे हैं साउथ की तरफ, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है, ड्रेस देखने को मिल सकती है कि लोग बहुत अलग अलग तरीके की ड्रेस पहने हुए हैं, या फिर कुछ अलग अलग तरीके का फूड कंज्यूम कर रहे हैं, और या फिर आपको काफ़ी काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिल जा सकती हैं। ठीक है, कि कुछ तो आपको सिमिलर लैंग्वेज देखने को मिल सकती हैं। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी से रिलेटेड आपको डिफरेंट डिफरेंट मदर टंग्स मिल सकती हैं जो हिंदी से मिलती जुलती हैं, बस थोड़ी सी अलग हैं, किसी का एक्सेंट अलग है, कोई बोल अलग तरीके से रहा है, या फिर आपको बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज मिल सकती है। कुछ लोग संस्कृत बोल रहे होंगे, कुछ लोग कन्नड़ लैंग्वेज बोल रहे होंगे, तमिल बोल रहे होंगे, तेलुगु बोल रहे होंगे, उड़िया बोल रहे होंगे, बंगाली बोल रहे होंगे। तो जब आप इतना इतना डाइवर्सिटी देखते हैं, आप ट्रैवल करते चले जाते हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ मल्टीपल स्क्रिप्ट्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, और कुछ कस्टम्स अलग देखने को मिल सकते हैं, कुछ ट्रेडिशंस अलग देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको जब आप टॉप नॉर्थ से डीप साउथ तक ट्रैवल करेंगे, तो ये और कुछ और चीजें जो आप जो ऑब्जर्व करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ तक देखने को मिल सकती हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? जो हमारी कंट्री है ना बच्चों, वो क्या है, 1.4 बिलियन लोगों का मिक्सचर। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है ना, 140 करोड़ है लगभग, अप्रोक्स में ये फिगर लिख रहा हूं मैं, अप्रोक्स 140 करोड़ लोग एक जगह रह रहे हैं, इंडिया जैसे भारत देश में रह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कितनी सारी भाषाएं होंगी, कितने सारे स्क्रिप्ट्स होंगे, कितने अलग अलग तरीके के ड्रेसेस सेंस होंगे, कितने अलग अलग तरीके के फूड हमें देखने को मिलेंगे, कितनी सारी भाषाओं से हम जाकर गुजरेंगे, तो कितने सारे ट्रेडिशंस कस्टम्स देखने को मिलेंगे, कितने अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स हमें विटनेस करने को देख मिल सकते हैं। ये सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, के एस सिंह करके एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं। आई होप आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब पता है, प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ, मानव विज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसका नाम था पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें उन्होंने पाया कि हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में 4635 अप्रोक्स में, सारा डाटा अप्रोक्स में है क्योंकि हो सकता है कुछ डाटा छूट गया हो या फिर उनके सामने नहीं आया हो, तो लगभग 4635, 4635 टाइप ऑफ कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं, राइट। और इसके अलावा लगभग 325 लैंग्वेजेस। हम सिर्फ कुछ लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं। इवन मैं आप में से कुछ को कहूँ कि आप ना डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का नाम बताइए जो इंडिया में बोली जाती हूँ, तो मे बी आप 5 10 मैक्स टू मैक्स 15 बता पाए। लेकिन कितनी और सारी लैंग्वेज हैं, 325 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं अभी, और उसके अलावा जिसमें 25 स्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, लेट्स लेट्स टेक सम एग्जांपल। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ लैंग्वेजेस का एग्जांपल बताइए, चलिए काउंट करके देखते हैं कि कितनी जल्दी हमें कुछ और नई लैंग्वेज आ सकती हैं याद। हिंदी, कश्मीरी, और हरियाणवी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मराठी, और उड़िया, यस, असमीज। ट्राई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 20, मैक्स टू मैक्स 25 लैंग्वेजेस तक पहुंच पाए। लेकिन सोचिए, जिन लैंग्वेजेस का हमें पता भी नहीं, 325 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, 4635 टाइप ऑफ कम्युनिटीज हमारे पास अवेलेबल है। ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चली? के एस सिंह की पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट से हमें ये सारी चीजें पता चलती। ठीक है, तो इतनी सारी रिच डाइवर्सिटी है। जस्ट इमेजिन कि एक तरफ हमें स्नो देखने को मिलती है, कहीं डेजर्ट देखने को मिलता है, कहीं एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को भी मिल जाते हैं,
कहीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, कहीं पर ब्राइट सनशाइन हो रही है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर सनशाइन देखने को नहीं मिलती है। हम देखते हैं कहीं पर बहुत अलग अलग तरीके की ड्रेस, कुछ अलग अलग तरीके के कपड़े, कुछ अलग अलग तरीके के फूड्स, फूडिंग हैबिट्स, लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स, कस्टम, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, पता नहीं क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो इंडिया इंडिया इज नॉट जस्ट अ वर्ड, ये इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री है जहां पर हमें ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। और इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमें यूनाइट क्या चीज करती है, कैसे हम यूनाइट हो पाते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको माइग्रेंट्स का कॉन्सेप्ट ही बताया था कि कुछ लोग मान लीजिए एमपी से बिलोंग करते हैं और काम करने के लिए कर्नाटक शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये क्या हो गए, एमपी के लोग कर्नाटक वालों के लिए माइग्रेंट्स हो गए, जो कि एमपी से माइग्रेंट होकर कर्नाटक आए हुए हैं। जैसे कि काफी सारे लोग बेंगलोर जाते हैं काम करने के लिए, पुणे जाते हैं काम करने के लिए, इवन महाराष्ट्र में भी मुंबई जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है। तो ये लोग क्या हो गए, माइग्रेंट्स हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है इतना। अब एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए हैं, ठीक है, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए हैं, उनका नाम है, मैं यहां पर लिख देता हूं, विंसेंट स्मिथ। ये उनका नाम है, विंसेंट स्मिथ। ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए हैं, उनका नाम है विंसेंट स्मिथ। वो काफी वंडर करते थे कि भाई इतनी इतनी डाइवर्सिटी, और कैसे कैसे यूनाइट हो सकते हैं, कैसे लोग एक साथ रह सकते हैं। लेकिन उनकी क्वेरी का जो आंसर था वो कैसे मिला, उसका आंसर इसी में, इंडिया की रिच डाइवर्सिटी में ही उन्हें देखने को मिलता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में देखने को मिलता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक से और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैसे विंस्टन स्मिथ ने पाया कि भाई इंडिया की इतनी रिच डाइवर्सिटी है फिर भी यूनाइट कैसे हैं लोग। तो सबसे पहला टॉपिक शुरू करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में कि क्या होती है, ठीक है। तो अब कुछ डायमेंशंस एक्सप्लोर करते हैं इंडिया की डाइवर्सिटी को जानने के लिए, और फिर उस डाइवर्सिटी के बाद भी लोग यूनाइट कैसे हैं वो जानने के लिए। आई होप आपको आज स्लाइड्स कुछ अलग दिख रही होंगी। सो ये कुछ अलग लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको इसमें भी कुछ चेंज चाहिए प्लीज़ लेट मी नो, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। चलिए टॉपिक पर आते हैं वापस से, फूड फॉर ऑल। अब सिर्फ सिर्फ इस टॉपिक में हम फूड की बात करने वाले हैं। जस्ट इमेजिन कि आप मान लीजिए आप सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं, जहाँ का मेन मेन फूड आइटम क्या है, रोटी, सिंपल सीरियल्स, दाल वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, दाल, ये आपका मेन फूड आइटम है, ठीक है। तो लेकिन इसके अलावा भी काफी फूड आइटम्स हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं अलग अलग रीजन में। जैसे सीरियल्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आपको राइस और व्हीट देखने को मिलता है। फिर आपको कुछ मिलेट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आपका बाजरा, ज्वार, रागी, ठीक है। फिर कुछ पल्सेस देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जहाँ आपके दाल और गेहूं, ठीक है। और कुछ और वर्ड आप ऐड कर लीजिएगा अपनी डिक्शनरी में। जैसे बाजरा को क्या बोलते हैं, पर्ल मिलेट बोलते हैं। मैं लिख दूं क्या इसे, पर्ल, सॉरी PEARL होता है, और मिलेट। अब जो ज्वार है उसे क्या बोलते हैं, शोरगम। और जो आपका रागी है उसे फिंगर मिलेट बोलते हैं, फिंगर मिलेट, ठीक है। क्लियर है इतना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये जो टाइप का फूड है ना, इसे क्या बोला जाता है, स्टेपल फूड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, स्टेपल ग्रेन्स बोला जाता है,
स्टेपल फूड या स्टेपल ग्रेन्स। स्टेपल फूड या स्टेपल ग्रेन्स क्या होता है? जो बेसिक फूड जो आप अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, उसे स्टेपल फूड या स्टेपल ग्रेन बोला जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? अब इसके अलावा, अब इन्हीं सारी चीज़ों से कितनी और सारी डिशेज, फूड, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स जो बना लेते हैं हम, ये लगभग ये सारी चीज़ें ही तो यूज़ होती हैं, सब जगह यही यूज़ हो रहा है। लेकिन इससे कितने डाइवर्स फूड कल्चर है हमारा, कितने अलग अलग तरीके के फूड हम कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा कुछ स्पाइसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। सॉरी, SPICES, पता नहीं क्या हो रहा है आज। स्पाइसेस। तो इसमें आपको कॉमनली टर्मरिक देखने को मिल जाती है, क्यूमिन देखने को मिल जाता है। अच्छा, क्यूमिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, क्यूमिन क्या होता है, जीरे को क्यूमिन बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको कार्डमम देखने को मिल जाता है। कार्डमम क्या होता है? इलायची को बोलते हैं बच्चों। ठीक है। फिर आपको जिंजर देखने को मिल जाता है। जिंजर क्या होता है? अदरक। ठीक है। तो टर्मरिक हल्दी, क्यूमिन आपका जीरा, कार्डमम आपकी इलायची, जिंजर आपका अदरक, और कुछ वेजिटेबल्स, और सम टाइप ऑफ ऑयल्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सोचिए कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास, लगभग आपको कॉमनली आपके घर में भी यूज होते हुए दिख रहे होंगे। लेकिन फूडिंग हैबिट कितनी डिफरेंट डिफरेंट है। हमारे यहाँ की, मान लीजिए MP वाले रीजन है, आप सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करते हैं तो दाल रोटी कॉमन है। लेकिन आप कोस्टल एरिया में जाएंगे, वहां पर राइस बड़ा कॉमन है, राइस खाते हैं वो लोग। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा और बिहार वाले रीजन में, या फिर ऐसे महाराष्ट्र वाले रीजन में, अगर ऐसी जगह जाते हैं, तो वहाँ ज्वार बाजरा रागी कॉमन है। ज्वार बाजरा रागी कॉमन आपको देखने को मिलता है। राइट। तो ये क्या है, ये सारे जो मैंने अभी तक बताए वो आपको स्टेपल फूड की, स्टेपल ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये डेली डाइट में लेने वाले फूड हैं, डेली कंज्यूम करने वाले फूड हैं। ठीक है। ये बेसिक फूड की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है इतना? तो इसके लिए एक बात बोली गई है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ वो लिखने के लिए। रेड कलर ले ले। ओके। तो सो वी सी हाउ सम इंग्रेडिएंट्स, जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब ये तो यूनाइट है। सो वी सी हाउ सम इंग्रेडिएंट्स कैन बी यूज्ड इन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ये जो यूनाइट हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये किसका प्रतीक बता रहे हैं? यूनिटी का। राइट। ये क्या है? यूनिटी का प्रतीक बता रहे हैं कि सभी लोग एक जैसे ही तो मटेरियल यूज कर रहे हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन, इन सभी का कॉम्बिनेशन कितना अलग अलग है, वो क्या शो कर रहा है? डाइवर्सिटी शो कर रहा है। राइट। समझ में आ रहा है आपको? ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, रोटी, दाल, सीरियल्स, आपके राइस, व्हीट, बाजरा, ज्वार, रागी, और आपके दाल, ग्राम, आपके वेजिटेबल्स, ऑयल्स, आपका स्पाइसेस, ये इंग्रेडिएंट्स तो सेम हैं, जो कि यूनिटी का प्रतीक हैं। लेकिन इनसे बनने वाले मटेरियल जो अलग अलग फूड प्रोडक्ट और डिशेज हैं, वो किसका प्रतीक है? वो डाइवर्सिटी को शो कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? जो कि एंडलेस वैरायटी ऑफ डिशेस को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ऐसे ही तो हमारे पास भी तो देखने को मिलता है, एंडलेस वैरायटी, एंडलेस लोग ही तो हैं, एंडलेस कल्चर ही तो हैं लगभग सेम सारी चीजों को। आगे आपको और पता चलेगा। ठीक है। समझ में आ गया इतना? फूड फॉर ऑल टॉपिक क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आए अपन। ओके। चलिए। तो यहाँ पर आप कुछ इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे, कुछ सीरियल पल्सेस के एग्जाम्पल हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ राजमा, ये दो जगह राजमा आपको देखने को मिल रहा है, वाइट लोबिया देखने को मिल रहा है, यहाँ दाल देखने को मिल रही है, बासमती देखने को मिल रहा है, मसूर, चना दाल, चिकपी, मिलेट, राइस राइस राइस, और ग्राम, मेज, अरहर दाल, मेज, ज्वार, सोन मसूरी, मिलेट, और और बहुत सारी जगह राइस, आपको अलग अलग टाइप का राइस देखने को मिल रहा है। क्लियर है? कितना इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें, कि एक एक देश में इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी डाइवर्सिटी, फिर भी ये सभी लोग यूनाइट है।
आप में से भी आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपने इनमें से कितनी सारी चीजें खाई हैं। लगभग आप सभी ने ये सारी चीजें लगभग ट्राई की होंगी, कुछ को छोड़कर मे बी। और जब आप फ्यूचर में थोड़े से बड़े और हो जाएंगे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं, तो लगभग आपने सारी चीजें ट्राई कर ली होंगी। मे बी वन और टू ना की हो, लेकिन लगभग आपने सारी चीजें ट्राई कर ली होंगी। चलिए, अब आते हैं टेक्सटाइल और क्लोथिंग में। अब टेक्सटाइल और क्लोथिंग, अब ये कितना बड़ा वैरायटी हो सकती है। कपड़े ही तो हैं, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स के। नो, इतना तो सिंगल एक टाइप में वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है। टेक्सटाइल, आप कोई भी एक चीज पहनते हैं, सिंपल सी कोई भी एक चीज ले लीजिए, साड़ी ले लीजिए। साड़ी में कितनी सारी वैरायटीज देखने को मिल जाती है, सिंथेटिक की, सिल्क की, कॉटन की। और उसके अलावा उनमें भी कुछ फेमस देखने को मिल जाती है, जिनके एग्जांपल्स हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग में आपको देखने को मिलता है, हर एक रीजन में, हर एक कम्युनिटी, और जितनी भी आपके रीजन हैं, कम्युनिटी हैं, सब जगह आपको देखने को मिलेगा कि सभी ने अपने अपने ओन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग डेवलप करके रखे हुए हैं। अपने अपने तरीके से वो साड़ी पहनते हैं, अपने अपने तरीके से जो भी वो अटायर वियर करते हैं, वो पहनते हैं। वो ड्रेसेस अपने अपने तरीके से पहनते हैं, अपने अपने तरीके से बनवाते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सा अपन ने साड़ी का एग्जांपल लिया था, जिसे साड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका आप देखेंगे फैब्रिक साड़ी का, तो आपको मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। जैसे बनारसी साड़ी देखने को मिल जाएगी, कांजीवरम का आपने नाम सुना होगा, कांजीवरम साड़ीज का, पठानी साड़ीज का आपने देखा होगा, पठान पटोला साड़ीज का आपने देखा होगा। ठीक है, मूंगा और मैसूर साड़ी का आपने एग्जाम्पल देखा होगा। ठीक है, ये कुछ फेमस सिल्क साड़ीज हैं, जिनके आपको बेसिक एग्जाम्पल ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर आप देखना चाहें, कॉटन साड़ीज में भी हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी सिंपल कॉटन साड़ी में आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इनके जो बनाने का तरीका होता है, सभी का डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है। किसी का वेविंग करने का, या फिर डिजाइनिंग करने का, या फिर उसे कलर करने का। राइट, डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है। कुछ कपड़े को कलर करके, कुछ साड़ी का डिजाइन बना के, कुछ पहले कुछ बाद में, कुछ अलग तरीके से बुनना, डिजाइन करना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो देख पा रहे हैं आप, कितना कितना डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। इवन हमारे यहाँ आपने भी कभी नोटिस किया होगा, कभी नोटिस करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। हमारे यहाँ कुछ लोग साड़ी को वियर करने के तरीके में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। कुछ लोग आगे से पल्लू डाल के वियर करते हैं, कुछ पीछे से पल्लू लेते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से वियर कर लेते हैं। ठीक है, तो साड़ी को वियर करने तक का अलग अलग तरीका है। तो कितनी डाइवर्सिटी है इवन इन आर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और क्लोथिंग सेक्टर। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इवन हिस्ट्री भी हमें ये चीज रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आपको एक स्टोन रिलीफ देखने को मिल जाता है, कहाँ पर, वैशाली में, जहाँ पर एक औरत ने साड़ी पहनी हुई है। तो ये एक स्टोन रिलीफ आपको देखने को मिल जाता है। वैशाली कहाँ पर है? बिहार में। कुछ जो मैं अभी ये बता रहा हूँ, जैसे वैशाली आपको एक जगह देखने को मिली, ऐसी जगहों को ना प्लीज मैप में जरूर मार्क करते रहिएगा। ये आपको फ्यूचर में ना ऐसे डायमंड की तरह चमकते हुए नजर आएंगी, अगर इन्हें आज आप मार्क करके रख लेंगे। क्योंकि इन जगहों का और इन प्लेसेस का बहुत यूटिलाइजेशन है, नॉट ओनली फॉर दिस। आपने जब जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ रहे थे, तब भी हमने इन जगहों के बारे में कुछ कुछ बात की थी। जब मैं स्पेसिफिक वीडियो भी लेके आऊंगा, तब भी मैं इन जगहों के बारे में आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा। तो मैप में जरूर मार्क कर लीजिएगा जितनी भी प्लेसेस। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, अभी याद आ गया, तो अगर नहीं भी मैं आपको बोलता हूँ, तो जितनी भी प्लेसेस हम पढ़ते हैं, उन्हें मैप में जरूर मार्क करके रखें। तो एक स्टोन रिलीफ भी देखने को मिलता है, जिसमें क्या है, एक वुमेन ने साड़ी पहन रखी है, और ये कहाँ है? वैशाली में, जो कि आज बिहार में देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? तो ये कुछ स्पेसिमेंस हैं कलर ट्रेडिशन इंडियन टेक्सटाइल के।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, वुमेन ऑफन पुट द साड़ी टू मे यूजेस बियॉन्ड दैट ऑफ अ ड्रेस, पिक्चर फ्रॉम साउथ इंडिया। मतलब साड़ी को एक पेड़ से बांध रखा है जहाँ पर वो बच्चे को झूले की तरह यूज कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ लेने के लिए यूज हो रहा है। साड़ी का यूज किस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है, कहीं पर छांव देने के लिए, कहीं पर सिरहाना रखने के लिए। तो ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप मैं बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूँ, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, जस्ट आपको सुनने की ज़रूरत है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक दो जो आपको लगते हैं वो नोट करने की ज़रूरत है। बाकी पूरा टॉपिक बहुत इजी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी स्लो होने की, आई मेक श्योर वहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लो वर्क करूँ। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फेस्टिवल विलेज पर। अब दिस इज एन इमेंस वेराइटी ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया। अब आपको वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स, अब इमेंस वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स हमें इंडिया में देखने को मिलती है। मतलब इंडियन फेस्टिवल्स इतने सारे हैं, इतने देखने को मिलते हैं। कुछ के एग्जांपल्स मैं ज़रूर कोट करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, या फिर आज के लिए इतना काफ़ी है? लेट मी नो प्लीज़। ओके, तो फेस्टिवल्स से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेसिक छोड़ जाता हूँ। कुछ फेस्टिवल्स के नाम किस डाइटी से रिलेटेड हैं, किस भगवान से रिलेटेड हैं, किस रीजन में मनाए जाते हैं, और कुछ कॉमन फेस्टिवल्स अलग अलग नाम से अलग अलग जगह मनाए जाते हैं। कुछ कॉमन फेस्टिवल्स के बारे में आपको पढ़ के आना है। आई होप इतना क्लियर होगा। एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद ओवर कर देंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैनी इन वन के बारे में हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 8 क्लास 6 सोशल साइंस के बारे में। हमने कुछ पिक्चर्स देखे, उसके बाद कुछ थॉट्स देखे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के और श्री अरविंदो जी के थॉट्स देखे। फिर उसके बाद हम जान रहे थे व्हाट इज मीन्ड बाय द डाइवर्सिटी इन इंडियन सिनेरियो, और सेकंड एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी आर मोस्ट स्ट्राइकिंग के बारे में, और थर्ड हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटीज के बारे में। फिर हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म जिसमें रिलीफ और एपिक के बारे में हमने उनका मतलब जाना। फिर रिच डाइवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की, कि हम अगर टॉप नॉर्थ से डीप साउथ तक ट्रैवल करते हैं तो क्या क्या बेसिक चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, और इनमें आप कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद के एस सिंह की एक बात प्रोजेक्ट था, उसके थ्रू हमने कुछ चीज़ें जानी, जिसमें देखा कि हमारे इंडिया देश में, हमारे भारत देश में 4635 टाइप ऑफ कम्युनिटीज़, 325 ऑफ लैंग्वेजेस, 25 स्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिलती हैं। और विंसेंट स्मिथ जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने भी डाइवर्सिटी को कैसे देखा उसके बारे में हमने आगे पढ़ने की कोशिश की, जिसमें हमने फूड फॉर ऑल फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमने डिफरेंट सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, स्टेपल ग्रेन्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर स्पाइसेस के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, ऑयल्स के बारे में जानने की कोशिश की। फिर हमने इनके थ्रू हमने कोशिश की समझने की कि ये सारी चीज़ें अगर यूनाइट हैं तो डाइवर्सिटी क्या होगी, इनसे बनने वाली डिफरेंट डिफरेंट डिशेज डाइवर्सिटी को कंसीडर किया जा सकता है। फिर हमने एक पिक्चर में जाना कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें खाते हुए लोगों को देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद हमने टेक्सटाइल क्लोथिंग के बारे में जाना, जिसमें हमने बेसिक साड़ी का एग्जांपल लिया, जहाँ पर कितनी वैरायटी है, कितने तरीके से उसे बनाया जाता है, कितने तरीके से उसे पहना जाता है, उन सब के बारे में बात की। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वैशाली में एक स्टोन रिलीफ है जो कि वुमेन पहने हुए हैं साड़ी, उस पिक्चर के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जाने, साड़ी के यूज़ देखे। फिर उसके बाद हम फेस्टिवल ग्लोवर्स जो है वो टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप दैट एवरी वन इज रिवाइजिंग। आप पुरानी क्लासेस को मल्टीपल टाइम, आप अगर आपने एक बार देख ली है, फर्स्ट टाइम तो आप 1x पे देख लीजिए नॉर्मल स्पीड में, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने आए तो प्लीज़ 2x पर करके उसे जल्दी जल्दी देख लीजिए, ताकि आपको सारे टर्म्स, सारे टॉपिक्स, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज रहें। ठीक है, और कुछ लोगों का कांस्टेंट बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आते, तो उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इफ़ यू वांट टू। और उसके अलावा नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर जाकर सारे नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको कॉन्स्टेंटली सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके अलावा ऑल्टरनेट डेज में, मैंने अब लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपका टाइम चेंज किया है, 10 AM कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको सारी वीडियोस 10 AM पर मिल जाया करेंगी।
I hope that everyone is doing good. Jai Hind, Jai Bharat, and keep revising.